आज अपन उसकी आई कहानी बात करने वाले हैं। तो हमने समझा कि अपने पास तीन चीजें जरूरी है किसी भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। तीन चीजें क्या क्या थी? प्रीफिक्स, रूट नेम, सफिक्स। प्रीफिक्स में दो चीजें थी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके हिसाब से आता था? सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? तो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ चेन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, स्पाइरो है, क्या है। रूट नेम इस बात पे डिपेंड करता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है, मतलब सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, कैसा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा है। और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अपना पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है। चलिए, तो आज अपन बात करने वाले हैं बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। सो फंक्शनल ग्रुप की कहानी क्या है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी तरीके से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर को इम्पैक्ट करता हो। एग्जाम्पल के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, अमाइन, अल्डिहाइड, अमाइड, इस तरह के जितने भी चीजें हैं, कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके वजह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर जो है वो इम्पैक्ट होता हो, उन सारी चीजों को हम बोलते हैं दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब इसके आएगी कहानी कि भैया फंक्शनल ग्रुप कितने हमको पढ़ने हैं। देखो है तो बहुत सारे, अगर देखा है तो बहुत सारे हैं, बट अपने को जो पढ़ने वो बड़े लिमिटेड से पढ़ने हैं और उनके बारे में ही हमको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी है। ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या? एटम और ग्रुप दैट impacts the nature of organic compound। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर को इम्पैक्ट करे, हमने बोला कि दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। चलो, अब नेम देखते हैं और कौन कौन से अपने को पढ़ने हैं सबके बारे में। प्रीफिक्स सफिक्स में यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ध्यान देते जाइएगा। नेम, साथ में स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स, सफिक्स, और कुछ केसेस में इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल सफिक्स। तो स्पेशल सफिक्स भी यहीं पे बात करते चलेंगे। ठीक है। चलिए, तो जब फंक्शनल ग्रुप की बारी में बात करते हैं तो ये ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस सीक्वेंस में हम लिखने वाले हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस ही हमें पता करके बताएगा कि किसी भी कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप को हमें पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास आता है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसा है ये? तो कहीं पे भी अगर आपको सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में ओ एच दिख जाए तो हम बोलते हैं दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया एक तरफ अल्डिहाइड एट कीटोन और साथ में हाइड्रोक्सिल। नहीं, अगर आपके पास बॉन्डिंग बदल गई है, एक ही कार्बन से कार्बोनिल कार्बन बन गया है और एक ही कार्बन से हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको आप अल्डिहाइड कीटोन समझने की कोशिश कतई ना करें। नेक्स्ट, प्रीफिक्स इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो इसके हेलो लिए सर। इस्तेमाल किया था प्रीफिक्स दैट इज। हेलो हाँ सर। बोलो। सर ये नेम प्लस बोलिए। स्ट्रक्चर लिखा है क्या? नेम साथ में स्ट्रक्चर। ओके ठीक है। सर। हाँ, प्रीफिक्स यूज होता है कार्बोक्सी, सफिक्स क्या यूज होता है? दैट इज ओइक एसिड। ओइक एसिड।
स्पेशल सफिक्स क्या होता है? तो देखो स्पेशल सफिक्स कभी कभी इस्तेमाल होता है, जब हम बात करेंगे जब आएगा तो बस फिलहाल के लिए ध्यान ही रखना है इसको। दिस इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ, ये है स्पेशल सफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे अपने पास आता है दैट इज सल्फोनिक एसिड। स्ट्रक्चर SO और साथ में आपको यहाँ पे OH, दैट इज SO3H, ठीक है। इसको ऐसे अगर आपको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं COOH। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? SO3H। प्रीफिक्स बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा, सल्फो या फिर सल्फॉक्सी भी लिखते हैं, बट सल्फॉक्सी बहुत कम इस्तेमाल होता है, सल्फो ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, इसके लिए सफिक्स जो है दैट इज सल्फोनिक एसिड इटसेल्फ। इसके लिए कोई स्पेशल सफिक्स का रूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें खुद का कोई कार्बन नहीं होता। मेनली स्पेशल सफिक्स उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है जिन फंक्शनल ग्रुप में खुद का कार्बन होता है। अगर उनमें खुद का कार्बन नहीं है तो उसमें स्पेशल सफिक्स का कोई रोल नहीं है। थर्ड, दैट इज एसिड एसिड एनहाइड्राइड। कैसा होता है ये? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ओपन एंड, दो तरफ से ओपन एंड होता है, ठीक है। इसके लिए जनरली कोई प्रीफिक्स का रूल नहीं है। इसके लिए प्रीफिक्स जो होता है वो ब्रेक करके लगाया जाता है। कैसे ब्रेक करते हैं? तो एक तरफ यूज करते हैं अगर कार्बोनिल, और दूसरे तरफ हम यूज कर लेते हैं अगर दैट इज अगर ये एक कार्बन का होता है तो इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट कोई प्रीफिक्स नहीं होता। सफिक्स क्या लगाते हैं? दैट इज ओइक एनहाइड्राइड। जहां पे खाली छोड़ा है मतलब वहां पे कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। स्पेशल सफिक्स का भी यहाँ पे कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट, वैसे लेकिन तो ये सर ज्यादा बेटर यहाँ होता पे है कि तो एक ही बार तुमको कार्बन टेबल है दे ना देता। फिर। ठीक है, अब चलो आज कर रहे हैं तो। हाँ कार्बन है, स्टिल स्पेशल सफिक्स नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि देखो स्पेशल सफिक्स का रूल ऐसा है ना, मैं समझाता हूँ तुम्हें स्पेशल सफिक्स कब लगाया जाता है। स्पेशल सफिक्स तब लगाते हैं जब अपने पास कभी रिंग के जस्ट बाहर कोई फंक्शनल ग्रुप बैठ गया, इसमें अंदर में कार्बन है। इसका दिक्कत ये है कि इसमें दो दो कार्बन है, तो दो दो कार्बन होने की वजह से किस कार्बन को पेरेंट मानेंगे ये पॉसिबल नहीं है डिसाइड कर पाना, इसीलिए इसमें स्पेशल सफिक्स का रोल नहीं आता। एक कार्बन होता और अगर वो रिंग के बाहर बैठा है या फिर कोई एक सीधा सा चेन है जिसमें बहुत सारे कार्बन लगा लग के उसमें फंक्शनल ग्रुप अटके हुए हैं, तो जाके हम स्पेशल सफिक्स लगाते हैं। दो कार्बन होने की वजह से इसका सफिक्स डिफाइंड नहीं है। एक्चुअल में समझो ना, तो एसिड एनहाइड्राइड कुछ है नहीं, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला हुआ एक डिहाइड्रेट फॉर्म है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब मिलाते हैं और उसमें से वाटर निकालते हैं तो ये बनता है। इसलिए खुद में एक्चुअल में ना कोई इंडिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डिहाइड्रेटेड फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट, ईस्टर। C डबल बॉन्ड O, O R का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कार्बन चेन, बहुत बड़ा ऐसे इसको लिख देगा COOR, ठीक है। इसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं दैट इज कार्बो एल्कोक्सी, या फिर एक और भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट इज एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल क्यों यूज करते हैं? देखो दिस इज एल्कोक्सी, RO एल्कोक्सी, और दिस इज कार्बोनिल, तो इसलिए यूज करते हैं दिस इज एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसका मतलब वही हुआ, कार्बो एल्कोक्सी का मतलब क्या हुआ? दिस इज कार्बो, दिस इज एल्कोक्सी, ठीक है। मतलब इसको बेसिकली ब्रेक कर लेते हैं किसमें? तो एक तरीके से देखा जाए तो कार्बोनिल दैट इज C डबल बॉन्ड O, और साथ में अपने पास OR के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। सफिक्स इसका होता है O8, ठीक है। इसमें स्पेशल सफिक्स क्या है? और स्पेशल सफिक्स इसमें यूज कर किया जाता है कार्बोक्सिलेट। इसका स्पेशल सफिक्स है दैट इज कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट,
5 नंबर, 5 नंबर है अपने पास, दैट इज एसिड अमाइड, जिसको सिंपली अमाइड भी कहते हैं। अमाइड होता क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ NH2। इसको कैसे लिखते हैं? CONH2। ठीक है। नेक्स्ट ये होता क्या है, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? जनरली इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो है कार्बामोइल, कार्बामोइल। ठीक है। या फिर इसके लिए अगर आप चाहें तो आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल अमाइड की वजह से, दैट इज अमीडो। दोनों चलता है, अमीडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बामोइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफिक्स जनरली क्या होता है? दिस इज अमाइड। स्पेशल सफिक्स की जब बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली कार्बोक्सामाइड, कार्बन का अमाइड, दैट इज कार्बोक्सामाइड। ठीक है। नेक्स्ट दैट इज साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड N या फिर CN। ठीक है। प्रीफिक्स इसके लिए क्या यूज होता है? साइनो। ठीक है। सफिक्स के लिए क्या यूज होता है? दैट इज नाइट्राइल। ठीक है। CN के लिए यूज करते हैं, दैट इज नाइट्राइल। स्पेशल सफिक्स होता है, दैट इज कार्बोनाइट्राइल। ठीक है। तो आपको इन सबको ना थोड़ा थोड़ा आप करके देखो, मैं ये नहीं बोला कि सब एक ही बार में याद हो जाएगा जिसको याद नहीं है, बट हाँ आइडिया लेके आपको याद होना चाहिए कि इनकी कहानी क्या है। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड, एक तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप थोड़ा याद रख सकते हैं, कम से कम सीक्वेंस तो याद रह जाएगा। दिस इज बेसिकली NC बॉन्डिंग, यहाँ ध्यान देना मैंने कैसे बनाया है, दिस इज NC। ठीक है। लिखते कहते तो वही इस तरीके से लिखते हैं NC। बहुत बार देखोगे तो इस NC को लिखेगा ना तो इस पे दे देगा प्लस, इस पे दे देगा माइनस, मतलब यही है इसका। ठीक है। जैसे ऊपर वाला था वैसे ही आइसो साइनो आइसोनाइट्राइल। ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल सफिक्स जो है ये एक्चुअली में इसमें होता नहीं है, बट अगर कभी आपको आ जाए तो वहां पे हम सेम ये कार्बोनाइट्राइल लिखने के बजाय आइसो कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं है, इस वजह से इसको खाली छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें खुद का कार्बन नहीं है। 8 दैट इज अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH CHO। ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स का जो रोल है ना, ये दो है और दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, और कैसे कब इस्तेमाल करते हैं दोनों केस में अभी यही समझा दूंगा, ध्यान देना। ठीक है। सी सॉरी, एक दैट इज सिंपल जो आपके पास कीटोन के लिए भी इस्तेमाल होता है, दैट इज ऑक्सो। और सेकेंड दैट इज फॉर्माइल। ये दोनों का ही इस्तेमाल किया था और दोनों का अलग अलग केस में इस्तेमाल किया जाता है। कोई मुझे बताएगा क्या कि कब फॉर्माइल इस्तेमाल करते हो और कब ऑक्सो इस्तेमाल करते हो? ऑडियो ऑन करके मुझे बताओ कि कब ऑक्सो इस्तेमाल होता है, कब फॉर्माइल इस्तेमाल होता है। कोई ऐसा इसको लगता है कि हाँ इस केस में ऑक्सो, इस केस में फॉर्माइल इस्तेमाल करेंगे? सर जब मेन चेन में वो इंक्लूड हो रहा हो तब ऑक्सो, और जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो तब फॉर्माइल। तो मेन चेन में इंक्लूड होगा तो क्या सब्स्टिट्यूएंट नहीं हुआ? एक बात बताओ मेरे सर को, मैं मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स में काउंट करते हैं ना, पर उसके आयुपेक में। ठीक है सही बोला, गलत नहीं बोला है तुमने, बट बेटा थोड़ा सा जो बोलने का वर्ड है मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दो। बिल्कुल सही बोलो, गलत नहीं बोला। तो आसान भाषा में ऐसे कह लें कि होता तो हर केस में सब्स्टिट्यूएंट ही है और तभी प्रीफिक्स लगाते हैं। बस फर्क इतना है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट होते हुए भी इसका कार्बन पेरेंट चेन में आ जाए तो उस केस में इस्तेमाल करते हैं ऑक्सो, और अगर कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आए, ब्रांच में रह जाए, तो उस केस में इस्तेमाल करते हैं फॉर्माइल। एग्जाम्पल के तौर पर बिल्कुल सही बोला, तुम्हारा कहने के बाद बिल्कुल सही है, मैं उस चीज से मना नहीं कर रहा। देखो अगर मान लो अपने पास ऐसी कहानी है, सी 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 सी, यहाँ CWH ले लिया और यहाँ पे ले लिया CHO, तो यहाँ पे इसको ऐसे बना लो। अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे पेरेंट चेन जो है वो यही होगी। ठीक है। और इस पेरेंट चेन में देखा जाए तो हमें पता है कि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप इज CWH। नंबरिंग चलेगा 1 2 3 4 5। 5 नंबर वाला देखा है तो दिस इज बेसिकली अल्डिहाइड, ये कीटोन नहीं है, ये अल्डिहाइड है।
लेकिन चूंकि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एसिड है, तो ये एज अ ट्रीट होगा सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन ये कार्बन ट्रीट नहीं होगा सब्स्टिट्यूएंट जैसा। एक्चुअली ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ट्रीट होता है सब्स्टिट्यूएंट जैसा। उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज ऑक्सो। तो बेसिकली ऑक्सो वर्ड का मतलब होता है कि आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, एज अ ब्रांच है। वही अगर केस अपने पास ऐसा होता है सी 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 डबल ओ एच, और यहां पे मान लो लगाया था सी एच ओ, पेरेंट फंक्शन ग्रुप ये है, इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन अपने पास ये बन गया। तो यहां देखा जाए तो ब्रांच में पूरा का पूरा सी एच ओ आ रहा है, पूरा का पूरा ब्रांच बन गया। उस केस में पूरा अल्डिहाइड चूंकि ब्रांच है, तो उस केस में क्या यूज किया जाता है, फॉर्माइल। डन है क्या ये? कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है तो फटाफट से बता दो कि फॉर्माइल कब है, ऑक्सो कब है, इसमें कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल। स्पेशल सफिक्स इसका होता है कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। नेक्स्ट, एल्कोहल, OH, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। सफिक्स अपने पास क्या आने वाला है, दैट इज ओल। स्पेशल सफिक्स इसके लिए क्यों नहीं होगा स्पेशल सफिक्स, क्योंकि हमको पता है इसमें खुद का कोई कार्बन नहीं है। खुद का कार्बन होता तो हम कहते हैं कि भैया यहाँ पे स्पेशल सफिक्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्कोहल ऑफ सल्फर, जिसको बोलते हैं थायोल। थायो का मतलब होता है एल्कोहल, सॉरी थायो का मतलब होता है सल्फर, तो सल्फर का एल्कोहल मतलब हाइड्रो ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर ले लिया, दैट इज थायोल। इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल किया था, दैट इज मरकैप्टो। अगर याद हो तो एक बड़ा फेमस कंपाउंड है मरकैप्टो का, कौन सा कंपाउंड है बहुत फेमस मरकैप्टो का, कहाँ इस्तेमाल होता है और कौन सा कंपाउंड है, जल्दी से बताओ। मरकैप्टो का कौन सा कंपाउंड तुमने सुना है गलती से कभी? लास्ट वन इज अमाइन। किसी को याद है मरकैप्टो का कोई कंपाउंड जो सुना है? नो सर। इथाइल मरकैप्टन, अगर याद आता हो इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन कहाँ इस्तेमाल होता है, एलपीजी का जो स्मेल होता है दैट इज इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, तो इथाइल मरकैप्टो का सुना है यूज सर। होता है। अब लग रहा है सुना है। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई। लास्ट वन इज अमाइन। अमाइन के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है दैट इज सिंपली अमीनो ही इस्तेमाल करते हैं। सफिक्स इस्तेमाल करते हैं दैट इज खुद का अमाइन ही। हालांकि अमाइन को दो तरीके से लिखा जाता है, दो तरीके से नोमेनक्लेचर होता है पेरेंट चेन के हिसाब से, बट ठीक है बाद में देखेंगे। कोई इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी कोई इसके लिए स्पेशल सफिक्स का रोल नहीं है। ठीक है, ये जो तीन अमाइन लिखा है दिस इज बेसिकली 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। और एक बात याद रखिएगा, 1, 2 और 3 डिग्री अमाइंस को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया सारे के सारे हाँ अमाइन ही है, लेकिन जब पूछा जाएगा अगर मान लो आइसोमर्स पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि भैया ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये सेम नहीं काउंट किए जाते। ठीक है, चलिए। सो ये अपने पास टेबल हो गया कि भैया कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, क्या क्या इनका प्रीफिक्स है सफिक्स है। ठीक है, अब ये टेबल का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो देखो एक तरीका जिससे आप याद रख सकते हो वो थोड़ा सा हेल्प करता हूं मैं। कार्बोक्सिलिक तो आप याद रखो, कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर होता है। क्यों सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक होता है, तो हम ऐसे सीधे याद रख सकते हैं कि जो कार्बोनिल होता है सी डबल बॉन्ड ओ, सारे के सारे ऊपर में ध्यान दो ना, तो अगर दूसरे वालों को मैं छोड़ दूं तो ये देखो सारे के सारे लगभग सी डबल बॉन्ड ओ वाले ही लाइन से आते हैं। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड ओ वाले में ना जो सबसे मेन है जिसके थ्रू सारे के सारे बनते हैं, अगर याद हो तो एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, एनहाइड्राइड, इन सबको कहा जाता है एसिड डेरिवेटिव्स, जो कि सारे एसिड से बने हुए हैं। तो एसिड जो पप्पा जी डॉन है वो सबसे ऊपर बैठता है वो। ठीक है, उसके बाद अब एसिड का ही एक छोटा भाई है सल्फोनिक एसिड, उसके जस्ट नीचे बैठ गया। उसके नीचे आओगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान ऐसे रखना है कि जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं जो अच्छे वाले होते हैं वो जनरली ऊपर में बैठते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एसिड डेरिवेटिव्स की कहानी याद है तो आपको याद आना चाहिए कि हलाइड्स बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है,
उसके बाद आपके पास एनहाइड्राइड में RCOO- बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ईस्टर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो उसी सीक्वेंस में अपने पास बैठ गया एनहाइड्राइड, ईस्टर और अमाइड। एनहाइड्राइड ऊपर में कैसे, ऐसे याद रख लो कि एनहाइड्राइड बनाना सबसे आसान है एसिड से। एसिड को गर्म किया, एनहाइड्राइड बन गया। तो इस वजह से एनहाइड्राइड सबसे ऊपर में है, फिर ईस्टर है और फिर अमाइड है। उसके बाद अपने, सॉरी, ईस्टर है, एसिड हलाइड छूट गया क्या? ओहो, एसिड हलाइड छूट गया, एक सेकंड रुक जाओ, एसिड हलाइड यहाँ पे, चलो मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद ईस्टर है, अमाइड है। नेक्स्ट उसके बाद कौन अपने पास आ गया? साइनाइड। साइनाइड भी कैसे, तो देखो पाई बॉन्ड वाली ही कहानी है। अब ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड खत्म हो गया तो नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड वाले आ गए। सबसे नीचे अपने पास है अल्डिहाइड। कीटोन भी छूट गया क्या? अरे यार, दो दो छूटा हुआ। जस्ट में एक मिनट रुक जाओ, मैं दोनों को लिख देता हूँ। भावनाओं में बहके मैंने छोड़ दिया, रुक जाओ। तो यहाँ पे बीच में है कीटोन, जस्ट अल्डिहाइड के नीचे। कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, CO। इसके लिए प्रीफिक्स होता है कीटो या फिर ऑक्सो, दोनों चलता है। सफिक्स लगाते हैं ओन। स्पेशल सफिक्स के इसके लिए भी कोई रोल नहीं है, स्पेशल सफिक्स यहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है। और छोटा यहाँ पे एसिड हलाइड। कहाँ गया? एसिड हलाइड छूटा हुआ है, तो अपने पास ईस्टर हो गया। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा एसिड हलाइड। C डबल बॉन्ड O, एक्स। एक्स कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी हो सकता है, ऐसे लिखते हैं जनरली, C डबल बॉन्ड O, एक्स, ठीक है। प्रीफिक्स लगाते हैं। देखो प्रीफिक्स कैसे लगाते हैं, ये है अपने पास कार्बोनिल और ये हेलो, तो इसको बोलते हैं हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल। हेलो मतलब जैसे क्लोरोकार्बोनिल, फ्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमोकार्बोनिल, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ओइक हैलाइड या फिर ऑयल हैलाइड, दोनों ही चलता है, ओइक या ऑयल। ऑयल ज्यादा फेमस है, ऑयल लिख सकते हो, ऑयल हैलाइड, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई सीक्वेंस की। तो थोड़ा सा हमें इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बार में याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें इस चीज सर को ध्यान ईथर भी रखना है। रहेंगे ना? फिर से बोलो। नहीं, ईथर की इसमें ईथर। जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ईथर जो है ना, उसमें खुद का कोई सफिक्स नहीं होता। तो जिसका खुद का सफिक्स नहीं है वो सारे नीचे में आ जाएंगे, क्योंकि जिसमें सफिक्स नहीं है उसमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली हो, तो हमेशा कैसे आएगा? एज अ ब्रांच आएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो उसमें पेरेंट फंक्शनल ग्रुप का कोई रोल होने वाला नहीं है। जैसे ईथर, जैसे इपॉक्सी, जैसे अजा, जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था, अजा, ये सारे ऐसे हैं जिसमें खुद के, जैसे हेलोजेंस खुद, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, जिनमें खुद का कोई सफिक्स नहीं है, उनको प्रायोरिटी में हम अरेंज नहीं करते। डन है क्या? देख लो एक बार अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत लगे तो फटाफट से पूछ लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। डन है, बढ़िया। अब अपन बात करने वाले हैं कि भैया इन सब में कैसे प्रायोरिटी। सर ये बोलो। अमाइड में अमाइडो है ना? सर अमीडो, हाँ, अमाइड का। अमाइड में अमीडो, अमीडो, ओके। कार्बामोइल या अमीडो, ओके। दोनों चलते हैं। एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड। और देख लेता हूँ मैं, कोई छूट तो नहीं गया। कार्बोक्सिलिक हो गया, सल्फोनिक हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, दिख नहीं रहा मेरे को ठीक से, एक सेकंड, थोड़ा जूम कर, हाँ। एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन का ई छूटा हुआ, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, थायोल, अमाइन, ठीक है। चलो बढ़िया। तो ये अपने पास कहानी हो गया। अब पूरा पूरा फंक्शन रूप है जिसके लिए सफिक्स, स्पेशल सफिक्स वगैरह डिफाइंड है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले प्यारा प्यारा सा, मुझे बस सोच के बताना है यहाँ पे पेरेंट फंक्शन ग्रुप कौन होने वाला है। पेरेंट फंक्शन ग्रुप आपको पता करना है। चलो,
जब पूछूंगा तब बताना, अभी बस देखते जाओ, मैं लिखते जा रहा हूँ। चलिए एक एक करके मुझे बताते जाइएगा किसमें कौन सा पेरेंट फंक्शन लिखा है। जस्ट में हाँ, शुरू हो जाओ। पहला वाले में पेरेंट फंक्शन ग्रुप कौन है? मैसेज करो, मैसेज। चलो, तो फर्स्ट में अपने पास पेरेंट फंक्शन ग्रुप कौन है? कीटोन, ये वाले भाई साहब। नेक्स्ट दूसरे वाले में सेकंड में पेरेंट फंक्शन ग्रुप कौन है? सेकंड वाले में पेरेंट फंक्शन ग्रुप कौन है? कीटोन, है ना। लास्ट आंसर किसका? अनीशा। अनीशा बताओ तो बेटा कीटोन कैसे है? चलो कार्बन में नंबरिंग करता हूँ। 1 2 3, चलो ऐसे नहीं कर रहा, कोई एक नंबरिंग ले लेते, चलो यहाँ से मान लो ए बी सी डी ई। अनीशा ऑडियो ऑन करके मुझे बताओ बेटा कैसे पेरेंट फंक्शन ग्रुप यहाँ कीटोन है? और सी वाला होगा, क्योंकि आपने कहा था कि C O बॉन्ड वाला जो होता है वो मेन होता है। कीटोन होता है, सही बात है, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बता बेटा, सही बात है कीटोन तो होता है, ये तो कीटोन है, ये भी कीटोन है। और ये बताओ कीटोन से बैठा हुआ ऑक्सीजन क्या कर रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखो, जो कीटोन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, इस पूरे ग्रुप को ध्यान दो तो ये तुमको ये दिखेगा C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ा हुआ R, दिस इज R एंड दिस इज ओपन चेन कार्बन। तो ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कीटोन नहीं है, ये एक्चुअली में ईस्टर है। समझ में आया क्या? यस सर। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें? कीटोन है कि ईस्टर है? ईस्टर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन है इसमें पेरेंट फंक्शनल ग्रुप? समझ नहीं आया? बहुत बढ़िया, चलो फिर से देखते हैं। ये देखो लकी, C डबल बॉन्ड O और O इससे जुड़ा हुआ आ जाए, इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन, इस वाले को क्या बोलते हैं? ईस्टर।
हमको दिख रहा है कि ऑलरेडी अपने पास कीटोन से बहुत ऊपर बैठा है। कीटोन कहाँ बेचारा नीचे बैठा हुआ, ईस्टर कहाँ बहुत ऊपर में बैठा हुआ। तो सी डबल बॉन्ड ओ, उससे जुड़ा ओ, और उसके बगल में अगर कार्बन चेन आ गया तो दैट इज ईस्टर। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ईस्टर हो गया। डन है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आज सारे नोट्स डाल दूंगा मैं शुरू से लेके एक बार वापस से, सारे पूरा जीओसी का, जिसका जो छूटा देख लेना। आकाश एसिड एनहाइड्राइड कैसे होगा? एसिड एनहाइड्राइड इज दिस वन, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। कहां दिख रहा है दो कार्बोनिल तुमको? डबल बॉन्ड ओ कार्बन कहां दिख रहा है? नहीं, दिस इज ऑल्सो ईस्टर। ईस्टर ही है, ईस्टर के अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? इधर से ध्यान दो, तो ईस्टर बाद में एक और भी चीज पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए ईस्टर याद रखो इसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन है इसमें पेरेंट? अल्डिहाइड, बढ़िया, आसान सा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कार्बोक्सिलिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अमाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ईस्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या है देखो तो, एसिड एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ईस्टर नहीं है, एनहाइड्राइड है, सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ फिर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, ना कि ईस्टर। डन है क्या? देख लो एक बार, इसमें किसी में डाउट लगे फटाफट से पूछो, फिर अपन आगे बात करेंगे। चलिए, सो ये अपने पास कहानी होगी कि भैया पेरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब अपने को काम पहचानना है, दैट इज पेरेंट चेन की कहानी, ठीक है। पेरेंट चेन, चलो पेरेंट चेन में पहले बेसिक कहानी से स्टार्ट करते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा दिया जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, विदाउट फंक्शनल ग्रुप, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया तो क्या करें? विदाउट फंक्शनल ग्रुप क्या किया जाए? अगर विदाउट फंक्शनल ग्रुप कोई भी कार्बन चेन आपको दिख रहा है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, फंक्शनल ग्रुप का मतलब हुआ आपके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं, क्योंकि सफिक्स आता है उसके लिए, ठीक है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं दैट इज प्राइमरी सफिक्स। पर ठीक है, विदाउट फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड, दोनों नहीं है, मतलब सिंपल अल्केन है, सिंपल अल्केन है, लॉन्गेस्ट चेन, सिंपल कहानी, सबसे लंबा चेन ले लो, बात खत्म। एग्जाम्पल के लिए ये बताओ, इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है इसमें? 8। चलो, तो कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, ठीक है। देखो इधर, भाई साहब यहाँ 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, मतलब पेरेंट चेन कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 8 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल।
देखो बच्चों वाली ये सब नहीं बता रहा है कि स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है। स्टार्ट टर्मिनल से होना चाहिए, एंड टर्मिनल पे होना चाहिए, साइक्लिक है तो कहाँ से स्टार्ट एंड करना, ये सब चीजें बच्चों वाली चीजें, तो उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा छोटा। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? ठीक है, तो अपने पास कितने कार्बन का होने वाला है? दैट इज 5। साइक्लिक वाला जो है दैट इज 5। ठीक है। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये कार्बन, ये वाला कार्बन किस में रखा जाएगा, जो ये वाला कनेक्टिंग कार्बन है। दिस इज ऑलवेज इन द साइक्लिक। तो कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? दैट इज 5 कार्बन का पेरेंट चेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कहता है कि अगर आपके पास ऐसी कहानी आ जाए जहां पे ब्रांचेज हैं, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है, बट ब्रांचेज हैं। ऊपर वाला ही कंडीशन है, मतलब आपके पास कोई पहले से फंक्शनल ग्रुप वहां पे लगा हुआ नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो। ठीक है, ये दे दिया। अब हमें देखा देखा जाए यहाँ पे, देखो ऐसे चलेंगे तो अपने पास कितने कार्बन मिले? 3 3 6 2 8। ठीक है, ऐसे चलेंगे तो भी 8, ऐसे चलेंगे तो भी 8 ही मिलने वाला है। ठीक है, हर केस में 8 मिलने वाला, लेकिन अगर हम ऐसे जाएं या अगर हम ऐसे जाएं तो हमें दिख रहा है कि दोनों ही केस में नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा मिलने वाला है। कैसे? मान लो अगर हम ऐसे जाने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें अपने को दिख रहा है ब्रांच कितना मिल रहा है? 1 2 3। अगर हम सीधे जाते तो अपने को ब्रांच कितना मिल रहा होता? 2 ब्रांच मिल रहा होता है। तो हम हमेशा उस रास्ते को चुनेंगे जिस रास्ते में जाने पे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा मिले। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा मिलेगा तो हम उसी को पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। तो अपने पास ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी ले सकता है, ऐसा नहीं है, दोनों ही बराबर है, दोनों में से कोई भी ले लो। लेकिन हाँ, ये जाएगा ऐसे ही करके यहां तक सेम होगा, चाहे नीचे आ जाओ चाहे सीधे चल जाओ, तुम्हारी चॉइस है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम हमेशा उसको चुनते हैं जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो ज्यादा है। और भी आएगा केस कि अगर उसमें ब्रांचेस सेम हो जाए तो फिर हम उसको चुनते हैं जिसमें वैसा ब्रांच है जिसका नेम जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, वो बात की बात है। ठीक है, पर हमेशा हम उसको चुनते हैं जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो ज्यादा है। एक केस में उसका भी समझा देता हूँ, देखो। अब ये तभी कहानी लगेगा जब ब्रांचेस का पोजीशन भी सेम आए। ऐसा नहीं कि अगर पोजीशन बदल जाएगा तो फिर हम उसको चुनेंगे जिसमें पोजीशन पहले मिल जाता है। ठीक है, बट अगर ब्रांचेस का पोजीशन सेम आ जाए तब जाकर हम इसको लगाते हैं। तो मान लो अपने पास एक ऐसी कहानी है। ऐसे दे दिया। ठीक है,
चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, नया दिमाग इसमें मिल रहा था। ठीक है, चलो अब देखा जाए इसमें तो ऐसे चला जाए तो नंबर ऑफ ब्रांचेज अपने पास कितने आने वाले हैं, तो ऐसे चलेंगे तो नंबर ऑफ ब्रांचेज आ जाएगा 1 2। ठीक है, अगर हम ऐसे आते हैं तो अपने पास नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना रहा है, मैं थोड़ा और इसको अच्छा करता हूँ, एक सेकंड ऐसे ठीक है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो रहा है, अगर हम इसको ऐसे आ जाए तो अपने पास नंबर ऑफ ब्रांचेज जो आने वाले हैं वो दिख क्या रहा है, तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो अपने पास ब्रांचेज आ रहा है 1 2 3। ठीक है, अगर हम ऐसे भी जा रहे हैं तो अपने पास ब्रांचेज कितना आ रहा है, ये पूरा 1 ये 2 और ये 3, तो दोनों ही केस में 3 ब्रांच। अब सवाल उठता है कि हम किसको पकड़े, तो हम उधर से चलेंगे जिधर से, सबसे पहले तो हम चलेंगे उधर से जिधर से हमको ब्रांच जो है वो पहले मिल जाए। ठीक है, अब देखा जाए तो अगर इधर से हम चल रहे हैं तो अपने पास कहानी क्या आ रहा है कि 1 2 3 3 कार्बन पे 2 ब्रांच मिल रहा है, इधर से भी चले तो 3 कार्बन पे 2 ब्रांच मिल रहा है, डन है। फिर इधर से चल रहा है तो चौथे कार्बन पे 1, इधर से चल रहा है तो चौथे कार्बन पे 1, मतलब सारी कहानी जो ब्रांच के पोजीशन का जो कहानी है वो भी सेम है। तो उस केस में कहता है कि हम उधर से चलेंगे जिधर से चलने पे अपने को ब्रांच जो मिलने वाला है वो अल्फाबेटिकली सुपीरियर हो। अल्फाबेटिकली सुपीरियर का मतलब डिक्शनरी में हम चेक करेंगे कि पहले कौन आता है। देखो इधर से जब चल रहे हैं तो अपने पास जो पहला ब्रांच आने वाला है वो है इथाइल, इधर से चल रहे हैं तो पहला ब्रांच आने वाला है मिथाइल, और अल्फाबेटिकली हम चेक करते हैं तो इथाइल और मिथाइल में सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा, मतलब हम कैसे चलेंगे, ऐसे चल रहे होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमने तभी चुना है जब दोनों ही ब्रांचेस के पोजीशन भी सेम हो गए हैं। पहला ब्रांच हम उधर से चलेंगे जिधर से पहला ब्रांच हमें पहले मिले, ठीक है, लेकिन अब इस केस में पहला ब्रांच का पोजीशन भी सेम है, दूसरे ब्रांच का पोजीशन भी सेम है, तीसरे ब्रांच का पोजीशन भी सेम है, तो उस केस में फिर हम उसको प्रेफर करते हैं जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर हो। लेकिन ये याद रखना कि ये तभी आएगा जब अपने पास नंबर ऑफ ब्रांचेस का जो पोजीशन है वो सेम हो। चलेगा क्या, देख लो एक बार, इसमें कोई दिक्कत है फटाफट से पूछ लो, बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट। तो ये मोटे मोटे तौर पे आपके पास कहानी हो गई जनरल केस, जब आपके पास ब्रांचेज आ रहे हैं तब की बात है। अब मान लो आपके पास आ गया डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी आ गया। हम उस ब्रांच को चुनते हैं जिसमें अधिक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड है, सिंपल। पेरेंट चेन अपने पास क्या होगा, सर ये पीसी का मतलब क्या है? पेरेंट चेन, ओके सर। हम उसको चुनेंगे जिसमें अधिक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अपने पास ये कहानी, ऐसे दे दिया। अब हमको दिख रहा है कि भाई साहब अगर ऐसे जाते हैं तो अपने को खूब सारा कार्बन मिलेगा, हमको नहीं चाहिए खूब सारा कार्बन, हमको क्या चाहिए, हमको वो चेन चाहिए जिसमें अधिक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड आए। तो हमको दिख रहा है कि ये वाली जो चेन है इसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सबसे अधिक है, हम इसी को प्रेफर करेंगे। चलेगा क्या, देख लो एक बार। अब कहता है कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम ही हो जाए, दो चेन आपको दिया गया, ठीक है, एग्जाम्पल देके मैं समझाया जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा, बस समझाते जा रहा हूँ एग्जाम्पल देके। अब मान लो ऐसी कहानी है कि दो रास्ता दे दिया जिसमें दोनों में नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड में डबल ट्रिपल कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, अभी जब पड़ेगा तो देखेंगे। मान लो यहाँ डबल है और यहाँ पे डबल है और यहाँ पे मान लो ऐसे कहानी, यहाँ पे डबल है। अब बोलता है इसमें पेरेंट चेन बता। तो देखो किसी भी रास्ते से अगर तुम चलोगे तो तुम्हें दिख रहा है कि भैया इधर भी जाएंगे तो दो मल्टीपल, इधर घुसेंगे तो भी दो मल्टीपल, इधर से जाएंगे तो भी दो मल्टीपल, ठीक है। तो हम उस रास्ते को चुनेंगे जिस रास्ते में हमें मैक्सिमम मल्टीपल मिले। अब देखो दोनों कहानी सेम ही है, इधर सॉरी एक कहानी डिफरेंट है, तो हमको पता है कि भैया इस तरीके से हम चलेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी अधिक से अधिक आ जाए
और अपने पास लॉन्गेस्ट चेन भी बन जाए। अगर अपने पास कहानी है कि दोनों केस में मल्टीपल बॉन्ड सेम ही आ रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा वही अपने पास पेरेंट चेन हो जाएगा। तो इस केस में अपने पास पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये वाली चीज। डन है क्या? ट्रिपल होता तो भी कोई कहानी बदलने वाला नहीं था, उसी रास्ते को लेते जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा आते। ठीक है, एक एग्जांपल और थोड़ा सा दे रहा हूँ, इसको ध्यान देना और मुझे बताना कि इसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कितने आए इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आपके पास कहानी कुछ ऐसी आ जाए। ये मुझे बताओ कि पेरेंट चेन के अंदर में कितने मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। मतलब डाईन यूज होगा, ट्राईन यूज होगा, टेट्राइन यूज होगा, पेंटाइन यूज होगा, दो आ सफिक्स में रहे क्या हैं आएगा? सर, 2 आ रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? ठीक है, तो अपने पास पेरेंट फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है दोनों कार्बन अपने पास इंक्लूड होने चाहिए। ये सारे जो है ये पेरेंट चेन के मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, दीज आर बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रांच जैसे ट्रीट होंगे, ये पेरेंट चेन में काउंट होने वाले नहीं है। तो इस बात का भी हमें खास ख्याल रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड का आने का मतलब है कि दोनों ही कार्बन अपने पास पेरेंट चेन में आने चाहिए। ठीक है, चलेगा? चलो नेक्स्ट। अब कहता है कि अगर अपने पास कहानी ऐसी हो जाए कि मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, बहुत सारे, एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, और उसमें मान लो डबल ट्रिपल का कहानी होने लगे, एग्जाम्पल के तौर पे। ये बताओ कि इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? फटाफट से बताओ तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे? सर 6 है। कितने पेरेंट चेन में कार्बन होने वाले हैं? 6 कार्बन होने वाले हैं। फर्क नहीं पड़ता कि डबल है या ट्रिपल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। डबल हो या ट्रिपल हो उससे कोई मतलब नहीं है अपने पास। भैया अपने पास कितने आने वाले? दैट विल बी 6। ठीक है, लेकिन मजा तो तब आएगा जब अपने पास कहानी ऐसी हो जाए। तो सारे रूल्स लिखा लिखा करेंगे ना, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं एग्जांपल में सब समझाते जा रहा हूँ। अब सवाल उठता ये है कि बताइए पेरेंट चेन में कार्बन नंबर, ए कार्बन पेरेंट चेन में आएगा कि बी कार्बन पेरेंट चेन में आएगा? आराम से सोच के बताओ, ए को इंक्लूड करेंगे कि बी को इंक्लूड करेंगे पेरेंट चेन में? नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम ही आएगा। या तो आप ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाइएगा, ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि ऐसे में 2 कार्बन छोटा चेन, ऐसे नहीं तो नीचे आके ऐसे। अब दोनों ही केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आने वाला है, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम आने वाला है। किसको प्रेफर किया जाए? डबल बॉन्ड की तरफ भागा जाए कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ भागा जाए? चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब ऐसी कहानी आ जाती है जहां डबल और ट्रिपल टकराने लग जाते हैं ना, तो हम प्रेफर करते हैं डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। पोजीशन भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पोजीशन बदल गया। देखो दोनों का पोजीशन इधर से चलोगे तो जिस पोजीशन पे ये बॉन्ड आ रहा है उसी पोजीशन पे ये भी आ रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि डबल वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है। इसी वजह से अपना जो पेरेंट चेन होगा वो ये वाला बनेगा, ना कि ऊपर वाला बनेगा। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देना तो कहानी अलग सर हो जाती ऐसा है। देखिए, क्यों है? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है तब जब अपने पास कोई भी और कंपैरिजन नहीं बचता। ऐसे समझो, एक आसान भाषा में बात समझाता हूँ, उस चीज को ध्यान दो। एक बात बताओ, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन। जब ना पोजीशन से डिफाइन हो रहा है ना नंबर ऑफ कार्बन से डिफाइन हो रहा है, तो हम लास्ट में याद करो कि जब ब्रांचेस भी आए थे तो हमने अल्फाबेट को पकड़ा था। आसान भाषा में, रीजन ये नहीं है बट समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन और आइन में से पहले कौन आने वाला है? इन आने वाला है, इसीलिए हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। अगर सब सेम हो गया तो डन है। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो कहानी बदल जाएगा। जैसे देखो, इस केस में अगर पूछे
तो इस केस में जो पेरेंट चेन होगा ये ऊपर वाला होगा। ये क्यों ऊपर वाला होगा? तो हम उधर से चलते हैं जिधर से हमें लॉन्गेस्ट चेन और मल्टीपल बॉन्ड पहले मिले। यहां से चलेंगे तो हमें एक नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड मिला, यहां से चलते तो हमें 2 नंबर पे मिलता। हम बोलते हैं ना लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, अधिक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, और पहले भी चाहिए, ब्रांच में भी सेम था। लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, अधिक से अधिक हमें ब्रांचेस चाहिए, और अगर ब्रांचेस सेम हो जाए तो पहले वाले ब्रांच चाहिए। सेम यहाँ पे कहानी है। मतलब यहाँ पे पेरेंट चेन के लिए हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बात समझ में जा रहा है क्या? यहां तक समझ में आया नहीं आया जल्दी से बता दो मेरे को, फिर अपन आगे बात करेंगे। सर हाँ सर बोलो। जब नॉर्मल चेन होती है तो और उसमें एक एंड पे डबल कार्बन का एक एंड पे डबल बॉन्ड होता है और एक एंड पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ना? डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को कब से देते हैं? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। एक नीट का जेई का किसी का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर है उससे पहले का, नीट में 7 क्वेश्चन आया हुआ था, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। ओके सर। अगर आपको ये कहानी मिली है, देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया, बोला नंबरिंग किधर चलेंगे? हम नंबरिंग चलेंगे डबल बॉन्ड के साइड की तरफ से, क्योंकि डबल और ट्रिपल दोनों का पोजीशन सेम होता है, तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से चलेंगे। अपनी कहानी ये रहेगी, बट नंबरिंग का भी आया नहीं, अभी तो बात कर रहे हैं अपन पेरेंट चेन। डन है क्या? ओके सर। हाँ। नंबरिंग उल्टी कैसे हो गई? किसकी नंबरिंग उल्टी बोल रहे हो? अरे रुक जा, नंबरिंग का दुख है ना, रुक जाओ एक सेकंड, मैं उसका दुख बदल देता हूँ, रुक जा एक सेकंड। वो मैं समझ गया तुम्हारा दुख क्या है। एक काम करता हूँ, उस पर तो मैं आया ही नहीं हूँ अभी। अब खुश? अब राइट से चल ले। चलो ये दुख पे तो हम बाद में आएंगे, मैं इस पे तो आया नहीं हूँ अभी। अभी तो मैं इस पे बात कर रहा हूँ, अभी ठीक है। अब राइट से चलेंगे, अब तो दिक्कत नहीं है यस पूजा। सर। ठीक है। तो ये यस अपने सर। पास कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई डबल ट्रिपल की, कि भैया सर मल्टीपल बॉन्ड दूसरा आएगा वाला तो नहीं ले सकते? फिर से दूसरा बोलो। भी तो ले सकते हैं सर, इसमें दूसरा वाला भी तो ले सकते हैं, ऐसे वाला। कौन सा वाला? नीचे वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इधर से चलोगे तो मल्टीपल बॉन्ड आपको 2 नंबर पे मिलेगा, यहाँ पे चलोगे तो आपको मल्टीपल बॉन्ड पहले मिलेगा, तो हम इधर से चलेंगे, नीचे से नहीं चलेंगे। ओके सर। ठीक है। अब वैसे ये मोर करेक्ट है, पिछले वाला जो समझा रहा था उसमें थोड़ी सी और भी दुख थी। ये दिस इज मोर करेक्ट, एक्चुअली दिस इज मोर करेक्ट। ठीक है, सही किया, इसको चेंज कर दिया मैंने, वरना मैं जो समझाना चाहता तो समझा तो देता, लेकिन ऑप्शन ये जो मतलब एग्जाम्पल होता वो उसके लिए वैलिड एग्जाम्पल नहीं होता। चलिए ठीक है, तो अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम इस चीज पे बात करेंगे, आई कहानी बात करेंगे। आसान भाषा में ऐसे समझो, पहले कहानी है कि उस रास्ते को चुनो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो। फिर कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा के साथ लंबा चेन हो। फिर कहता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम हो रहा है तो उधर से चलो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिले, कोई भी हो, डबल या ट्रिपल। और अगर ये तीनों सेम हो जाए तो फिर उधर से चलो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड पहले मिले। ठीक है। हाँ, मैं आज अंजलि लास्ट के 3-4 क्लास के नोट्स आज मैं भेज दूंगा ग्रुप में, लास्ट के 3-4 क्लास के नोट्स। ठीक है, चलो ठीक है, अभी सभा यहीं विराम लगाते हैं, फिर अगले क्लास में सर आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। बोलो। सर जो डाउट्स पूछे थे सर एक बार बता दो सर। कौन सा पूछे थे? मैसेज किया था क्या मेरे को? यस सर। नंबर बोलो एक बार, नंबर लास्ट का डिजिट बोल दो, मैं एक बार चेक कर लूँ। सर 3930। ये तो क्लास में देखो, उसमें बीच वाला मैं वापस से समझाता हूँ। इसको तो हम बोलते हैं ना एरोमेटिक ट्रोपोलियम आयन, तो क्लास में बताया था शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने इसके बारे में बताया था। दिस इज एरोमेटिक। इन जनरल मैंने ये बात समझाई थी कि इन जनरल 6 कार्बन तक आपको लोड नहीं है, 6 से ऊपर जब बढ़ा तो आपको फैक्चुअली ध्यान रखना पड़ता है कि कौन प्लेनर और कौन प्लेनर नहीं है। 6 तक आप एकदम निश्चिंत होकर लगा सकते हैं, दैट इज ऑलवेज प्लेनर। डन है क्या? यस सर। ये सर बताया इससे था ऊपर क्लास में। वाला। यस सर, इससे हाँ, ऊपर वाला भी सर। ऐसा देखो, अब ये जब डिस्कस कर रहा हूं ध्यान दो, ये भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में ना कभी बोल दे ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन इज दिस वन,
ये भी होता है एरोमेटिक। कैसे? तो इसको हम तोड़ देते हैं, बोलते हैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस और बी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, चलो यस सर। सर इससे ऊपर वाला भी? नेक्स्ट। ये भी क्लास में करवाया था, बस उसमें बताया था कि काउंट कर लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें आपके पास आ रहा था ऐसे, देखो वो एक साथ काउंट नहीं हुआ था, फिर किसी ने बच्चे ने बोला था तो मैंने बोला था उसको काउंट कर लो। सर डायग्राम ये बना के देख लिया सर, सेम नहीं आ रहा। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। ये है ना, चलो चेक यस करके देख सर। लो, सेम आएगा तो काउंट नहीं करना, सेम नहीं आएगा तो काउंट कर लेना। चलो चेक कर लेते हैं। इस पॉजिटिव को उठा के यहाँ भेज दिया, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, पॉजिटिव डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, इस पॉजिटिव को यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ, फिर यहाँ से उठा के यहाँ। डन है क्या? यस सर। चलो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इस पॉजिटिव को यहाँ से उठा के डायरेक्टली यहाँ। तो अगर इस पॉजिटिव को उठा के यहाँ से यहाँ कर देंगे तो अपने पास कहानी बन जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा एक ये होगा, अब ये पॉजिटिव उठ के जब यहाँ आता तो डबल बॉन्ड यहाँ आता, फिर ओ, ठीक है। अगर ये घूम घुमा के ऐसे पॉजिटिव आता तो उस केस में जो स्ट्रक्चर बनता वैसे बनता। मैं एक ही बार बना रहा हूँ तो ध्यान देते हैं। एक बार पॉजिटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है और ये पॉजिटिव यहाँ आता है। हाँ, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग काउंट होंगे। डन है क्या? सर 5 होंगे ना यानी? हाँ, फिर 5 हो गए ना। देखो ये यहाँ से, ये इसके लिए तो एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये घूम के जब यहाँ आया तो 5वां। इसको इंक्लूड कर लिए तो 6, इसको छोड़ दिए तो 5। डन है? यस सर। चलो ठीक। ये क्लास में शायद मुझे ऐसा लगता है इस पे बात किए थे किसी ने, एक जो छूटा हुआ था तो मैंने बोला था बना कर चेक कर ले, कोई बात नहीं। डन है? चलिए ठीक है, अब अगले क्लास में जब मिलेंगे तारीख कहानी बात करें। चलो बाय बाय, टाटा। क्या जेई वालों के साथ मैंने मैसेज ही नहीं देखा, एक मिनट को, तो मैं लीव कर चुका हूँ तो मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है। एक मिनट को मुझे क्या मैसेज किया ऐसे, जेई वालों के साथ जादू हो गया टाइम। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। दो बार पॉजिटिव नहीं आकाश, उसमें क्या है कि दोनों स्ट्रक्चर बस देख लो कि दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्ट, मतलब कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो काउंटर नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ तो काउंट कर लेना है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, चलो ओके, हाँ सही किया। हाँ फिर 5 काउंट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉपी पेस्ट हुआ नहीं काउंट करना, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ काउंट कर लेना, सिंपल सी कहानी। चलिए ठीक है।